नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज तकरीर की और एक पूरे जो है फंक्शन का एहतमाम किया गया था। टूरिज्म की बात करते हैं, आप जाके अपनी सड़कों का हाल तो देखें। यहाँ पे पहले वो इन सवालों के जवाब दे कि इस औरत ने कपड़े क्या पहने हुए थे, ये निकली कितने बजे है, इसका कैरेक्टर कैसा है, ये दिखती कैसी है, इसकी आंखें कैसी थी, इसने बोला क्या है। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने इस औरत की बात सुननी है कि ये नहीं सुननी। जिस परवेज मुशर्रफ ने यह फैसला किया था, है आपके अंदर हिम्मत उसके खिलाफ एक्शन लेने की? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज तकरीर की और एक पूरे जो है फंक्शन का एहतमाम किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली अपनी 3 साल कारकर्दगी के सिलसिले में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें आइटम्स रखी हुई थी, मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस रखे हुए थे और बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की है। मैं ज़रा इसका थोड़ा सा मुआवजा पेश करता हूँ और चंद ऐसी चीज़ें जो मेरे ख्याल में मेरे कप्तान इस अपनी तकरीर में बताना भूल गए, मैं ज़रा वो भी बता दूँ। ज़ाहिर बात है 3 साल पूरे हुए, वैसे तो मैंने पूरी एक वीडियो इसके ऊपर की थी। वो 34 चीज़ें जहाँ पे इमरान खान साहब की नाकामियाँ हुई हैं वो आप वैसे ही जाके देख लीजिएगा, मुझे उसको मैं ज़्यादा उसको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन ओवरऑल ये जो आज पूरा ये जो फंक्शन हुआ है, ये क्या था? ये फैसल जावेद साहब वो जो हमेशा इनके जलसों वगैरह का भी आगाज़ करते हैं, इट वॉज सॉर्ट ऑफ जलसा, इंडोर जलसा जो है वो मुनक़िद किया गया था। अच्छा, क्विकली ये जलसा तो आपने मुनक़िद कर दिया, लेकिन मैं वहाँ पे देख रहा था कि बेशतर लोगों ने वहाँ पे मास्क शास्क कोई नहीं पहने हुए थे और असद उमर साहब भी उधर ही बैठे हुए थे, उसी तकरीब में बैठे हुए थे, इसी जलसे में बैठे हुए थे, फंक्शन में बैठे हुए थे। और आसपास मजाल है कि लोगों ने मास्क वगैरह पहने हो, मेजॉरिटी ने नहीं पहने हुए थे, बहुत चंद लोगों ने पहने हुए थे। कुछ जगहों पे तो इमरान खान साहब ने भी खुद नहीं पहने हुए थे, लेकिन कुछ जगहों पे उन्होंने पहन लिए थे। तो वो कोविड की जो जितने प्रिकॉशंस वगैरह हैं उसकी भी धज्जियाँ टिका के उड़ाई गई। शादियाँ करने के हवाले से प्रिकॉशंस हैं, लेकिन इस किस्म के फंक्शन से जो है वो कोई रोक टोक नहीं है। एनीवेज, फैसल जावेद साहब ने जनाब वही धुएंधार जिस तरह उनका एक स्टाइल है उस तरह उन्होंने किया। इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध आए, गाना गाया उन्होंने, वही अपना पुराना गाना जो पहले भी गाते रहे वो उन्होंने रिपीट किया। इमरान खान साहब ने बाद में आके ये भी कहा कि मैं आपके इस टैलेंट की कदर करूँगी, आपके गवर्नेंस के हवाले से मैं उसके ऊपर बात करूँ। तो गवर्नर सिंध ने आके यहाँ पे एक गाना गाया। उसके बाद अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब जो हैं वो भी आए। मियाँ वाली का जो कनेक्शन है इनका, खान साहब का पुराने दोस्त हैं, तो जब आएगा इमरान, इन्होंने ही वो गाना बनाया था, तो इनको भी दोबारा बुलाया गया। इन्होंने एक थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करके एक और गाना पेश किया। फवाद चौधरी साहब का ज़ाहिर बात है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनके डिपार्टमेंट की जानिब से पूरी एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें तारीफ़ें कि जी 3 साल में हमने बड़ा कुछ अचीव किया। इब्रारुल हक साहब जनाब उसके बाद आए और उन्होंने भी ये गाना गाया। ज़ाहिर बात जिन्हें जिन्हें गाना गाया उन्होंने सारे ने आना है, तो इब्रारुल हक साहब भी जो है वो आए, उन्होंने भी गाना गाया। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक हरकत की कि उन्होंने कहा कि जी एक ना नज़म पढ़ी उन्होंने। नज़म ये थी जी, आओ मायूसी फैलाएं। ये बेसिकली मीडिया की तरफ टारगेटेड था, वही टिपिकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है कि जी ये जर्नलिस्ट वगैरह और ये जितने मीडिया के लोग हैं ये बैठ के मायूसी फैलाते रहते हैं, बुरी बुरी बातें करते रहते हैं और इनका काम है मायूसी फैलाना। तो अबरारुल हक साहब जो है वो वही काम। अच्छा, ये आज ये जर्नलिस्ट जो है ये मायूसी फैलाते हैं, और जब पहले वो बात करते थे नवाज शरीफ दौर के अंदर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर तो वो सहाफत थी, आज ये मायूसी फैलाते हैं। ये आज इन्हीं सहाफ़ियों की बातें जो हैं वो इनको बुरी लगना शुरू हो गई हैं। और ये जो हुकूमत है, जो वो हुकूमत जो अपने 3 साल का बैठ के अपना प्रोग्राम जो है वो बता रही थी कि जी हमने 3 साल में क्या किया है, उस स्टेज के ऊपर बैठ के मीडिया के अगेंस्ट जो है वो ये नज़म पढ़ी गई है वहाँ पे इब्रारुल हक साहब की जानिब से। ये मीडिया के हवाले से कितने को आज़ाद ख्याल हैं आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, ऑल द गवर्नर्स आर सिटिंग ओवर देयर, चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं और KP के चीफ मिनिस्टर, ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब वो बैठे हुए हैं। तो उनके सामने ये बातें हो रही हैं कि जनाब मायूसी फैलाते हैं ये लोग और बैठ के अखबारों के अंदर, चैनलों के अंदर जो है वो इस किस्म की बातें करते हैं। इनको सहाफ़त से इतनी चिढ़ है, आज 3 साल के बाद ये इनकी परफॉर्मेंस है। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब आए। इमरान खान साहब ने आके पहले वही अपनी पुरानी बातें कि जी मेरे पास तो दुनिया में सब कुछ था। एक तो मैं ये सुन के मैं अक गया हूँ कि जी मेरे पास दुनिया में सब कुछ था, 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 लेकिन इसके बावजूद जो है वो मैंने सब कुछ किया। आपके अलावा भी इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद वो पॉलिटिक्स में आते हैं और उन्हें कुर्सी तक पहुँचना होता है। तो आपने भी किया है, औरों ने भी किया होगा, ऐसी बात नहीं है। औरों के पास भी बहुत कुछ था, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के एक और वो ख़ानदान है, वो जो भुट्टो ख़ानदान है, उसके पास भी सब कुछ था। आपने तो फिर भी ये कुर्सी हासिल कर ली, उन्होंने जाने दे दी है वहाँ पे।
उनके लोग शहीद हुए हैं, उनकी लोगों की कब्रें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। जब कभी जाइएगा गड़ी खुदाबख्श, मुझे नहीं लगता आप कभी जाएंगे, मरियम नवाज तो फिर भी चली गई, आप शायद नहीं जाएंगे, लेकिन कभी जाके उधर भी देखिएगा, वहाँ पे एक लाइन पूरी लगी हुई है। उन्होंने क्या कुछ दिया है, उन्होंने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए क्या कुछ दिया है। लाख इख्तलाफ सही उनके तरीका इक़्तिदार के ऊपर या जिस तरह उन्होंने हुक्मरानी की, लेकिन कभी उसको भी जाके स्टडी कर लीजिएगा, बहुत से लोगों ने किया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास भी बहुत कुछ था, आप उनको खुद अपना आइडियल मानते हैं, उनके पास भी बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने भी पॉलिटिक्स की, उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए वो सब कुछ किया। तो सब करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं करता। फिर उन्होंने खुद कहा कि जी हमारा जो है ना, लोग मजाक उड़ाते थे, मेरे अपने जानने वाले, मेरे अपने चाहने वाले जो मेरे आसपास लोग थे वो मजाक उड़ाते थे कि उन तहरीक-ए-इंसाफ में लोग जाके मजाक उड़ाते थे। बाय द वे अभी भी कई लोग मजाक उड़ाते हैं, ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, ज़रा चेक करवाइएगा, आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं। बल्कि सूरत हाल तो कुछ जगहों पे ये थी कि जिन्होंने आपको वोट दिए हुए थे ना 2018 के इलेक्शन में, कई लोग तो अब ये बताने से भी डरते हैं या वो कतराते हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट दिया था। सूरत हाल ये पहुंची हुई है यहाँ तक, तो आपको ज़रा एक क्लैरिटी इस पे आ जाए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी 3 साल बड़े मुश्किल थे, वाकई मुश्किल थे, सिर्फ आपके लिए नहीं थे, पूरे इस कौम के लिए बड़े मुश्किल रहे हैं ये 3 साल जो गुजर चुके हैं अभी तक, 2 साल अभी और बाकी हैं, लेकिन 3 साल इस कौम के लिए भी बड़े मुश्किल रहे। उन्होंने कहा मेरे लिए भी बड़े मुश्किल थे। उसके बाद उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट की उन्होंने बात की कि जी ये खजारा जो है हमें इतना मिला था, इसको हमने कम कर दिया है, वो यहाँ पे पहुँच गया है। उसके बाद रेमिटेंसेस की उन्होंने बात की कि जी पहले 19.9 बिलियन डॉलर थी, अब हम उसको 29.4 बिलियन डॉलर पे ले गए हैं। अच्छी बात है, मैं इस पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन रेमिटेंसेस के हवाले से ये भी एक फैक्ट है कि कोविड की वजह से, एक रीज़न है कि कोविड की वजह से बहुत से लोग जो है यहाँ पे पाकिस्तान में पैसा भेजते थे, उनके ज़राए चूँकि ट्रेवल काफ़ी हद तक बंद हो गया था, तो वो तमाम ज़राए जो है चूँकि ब्लॉक हो चुके थे, तो इसलिए भी रेमिटेंसेस जो है यहाँ पे बहुत आ रही थी। लेकिन अब कई फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि चूँकि ट्रेवल जो है वो दोबारा खुलने लगा है, तो इसलिए बहुत से लोगों के वो जो पैसे आने जाने का जो निज़ाम था ना, वो दोबारा भी रीएक्टिवेट हो सकता है। अब देखना ये है कि क्या आप रेमिटेंसेस के इस लेवल को यहाँ पे बरकरार रख सकते हैं या नहीं रख सकते। कंस्ट्रक्शन की सेक्टर की उन्होंने बात की जी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बूम आ गया। सीमेंट की सेल जनाब 42% जो है वो उन्होंने बढ़ गई है। इसमें ये बताना भूल गए कि आपने पूरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो है एक किस्म की एमनेस्टी स्कीम दी हुई थी कि आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया है जो आप घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एमनेस्टी स्कीम को जो है वो इसका क्रेडिट देना आप भूल गए, वो ज़रा बता दीजिए लोगों को, आपने इस सेक्टर के लिए एक अदद एमनेस्टी स्कीम दी हुई थी। ये वही वज़ीर आज़म है जो बाद में एक ज़माने में कहा करते थे कि एमनेस्टी स्कीम जो है वो तो काला धन सफ़ेद करने का एक तरीकाकार है और चोर को जो है वो आप एक रास्ता दिखा रहे हैं कि इस तरह से आपने निकलना है। बहरहाल उस एमनेस्टी स्कीम का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। किसानों को उन्होंने कहा कि जी उनको हमने रिलीफ दिया, 1100 अरब से ज़ायद जो है वो पिछले दौर से हमने ज़्यादा दिए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये मैं इस पर अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। फिर उन्होंने कहा जनाब गाड़ियों की सेल्स बढ़ गई है, ट्रैक्टर की सेल बढ़ गई है, मोटरसाइकिल की सेल बढ़ गई है। इससे पता लगता है कि हमारी जो इकॉनमी है वो पहले से बेहतर हो गई है। इस पे मैं ज़रा आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि गाड़ियों की सेल, ट्रैक्टर की सेल, मोटरसाइकिलों की सेल इस साल बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पिछले साल जो पूरा एक साल गुजरा था वो कोविड की वजह से इनकी सेल्स बिल्कुल रॉक बॉटम के ऊपर आई हुई थी। ठीक है, लोगों ने गाड़ियां खरीदना छोड़ दी थी, बड़ी इन्वेस्टमेंट थी ना, बड़ी बड़ी चीज़ें थी, बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। अब चूंकि मार्केट्स दोबारा खुल रही हैं तो पीछे का जो एक बिल्कुल बैकलॉग बंद हुआ था वो भी एकदम दोबारा रीएक्टिवेट हुआ है और उसकी वजह से भी लोगों ने अब गाड़ियां खरीदना शुरू कर दी हैं। लेकिन फिर भी क्रेडिट देना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। इस सारी चीज़ों के दौरान गाड़ियां, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ये इसका जिक्र इन्होंने कर दिया, लेकिन बिजली, आटा, चीनी और घी के बारे में भूल गए। बिजली आज कितनी महंगी हो चुकी है, जब आपको हुकूमत मिली थी तो 9 रुपए का यूनिट मिलता था, आज वो यूनिट 14 रुपए का हो चुका है। मैं रेजिडेंशियल बिल्स की बात कर रहा हूँ और पीक के अंदर जो है वो 22 रुपए का हो चुका है। ठीक है, ये बिजली का आज ये रेट है। आटा कितने से कितना हो चुका है, आज ये सूरत हाल है कि अभी आप लोगों ने फैसला ये किया है कि आटा और चीनी जो है वो अब इंपोर्ट की जाएगी और सबसे महंगे दामों में, पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगे दामों पे आटा और चीनी जो है वो अब इंपोर्ट की जाएगी। आज चीनी पहले कितने की थी, 55 रुपए की थी, आज 105 रुपए से भी ऊपर जा चुकी है। मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ रेट्स हैं, लेकिन अगर एवरेज रेट आउट निकाला जाए तो वो 100 रुपए से लेकर 110 रुपए के दरमियान कहीं पे आता है। तो ये सूरत हाल है, चीनी आपने यहाँ पे पहुंचा दी है। घी कितने का है, ये जरा कभी भी अपने किसी खातून खाना से पूछ लीजिएगा कि घी जब वो इस्तेमाल करती हैं तो कितना रोक के इस्तेमाल करती हैं कि ये महंगा कितना हो चुका है। आगे चलें, उन्होंने कहा जी हमारे स्लोगन्स में जो है वो इंसाफ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंसाफ जो है वो हमारा काम था कि हम इंसाफ को चाहें। हम 3 साल के बाद जो है वो हमने कानून की बालादस्ती के ऊपर काम किया। कानून की बालादस्ती, आज सुबह उस पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सहाफ़ियों को बुलाया गया था। अबसार आलम, असद अली तूर, हामिद मीर, इन सब के हवाले से जो है वहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी। असद अली तूर के हवाले से वो कहते हैं कि जी मैं बंदे ही नहीं पता लग रहे कि वो जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मैच नहीं हो रहे।
अब सहार आलम के हवाले से कैमरे काम नहीं करते, असद अली तूर के हवाले से कैमरे काम नहीं करते, सहाफ़ियों को मतीउल्लाह जान को कौन उठा के ले गया, आप जवाब नहीं दे सकते। ये रहा आपका कानून और ये रही आपकी कानून की बालादस्ती, ठीक है। और इसके अलावा कानून की बालादस्ती आपने कितनी देखनी है वो हमने 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पे देख लिया था कि आपके पूरा जो रिट ऑफ द स्टेट है या कानून जो है वो किधर था 14 अगस्त वाले दिन, वो हम सब ने देख लिया। इसके अलावा और वाकयात, और भी बड़े वाकयात हैं। वो जो CID वालों ने वो क्या नाम है उनका, वो जो मासूम छोटे छोटे बच्चे थे जिनके वालिदैन को गोलियां मार दी गई थी, उसका क्या हुआ, वो किसने किया था, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं। उसके बाद ये जो मोटरवे वाला हादसा हुआ था जिसमें खातून के साथ ज्यादती की गई, कानून की बालादस्ती ना, कानून की बालादस्ती की आप बात करते हैं तो कानून आज आपके यहाँ पे ये है। कानून की बालादस्ती ये है कि आज एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जिसमें कहा गया है कि कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, वो आज खुद नोटिस नहीं ले सकता, ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ही ले सकता है। तो कानून की बालादस्ती आज यहाँ पे बहुत से कमेंटेटर्स इसके ऊपर, खास तौर पे वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट की बीट को कवर करते हैं, जरा उनके कमेंट सुन लीजिएगा जाके कि आज हमारा कानून जो है उस हवाले से उनकी क्या राय है। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि मिसाल दी उन्होंने आसिफ अली जरदारी की और नवाज शरीफ की जी, कि जब इनके दौरे हुकूमत होते थे तो इनके दौरे हुकूमत में इन लोगों के अगेंस्ट किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होता था, क्योंकि ये लोग जब हुकूमत में आते थे तो कानून जो है वो ये अपने आप को कानून से बालातर समझते थे और पाकिस्तान का कानून इन लोगों को पकड़ ही नहीं सकता था। आप ज़रा मुझे बता देंगे कि आपके लोग जो हुकूमत के अंदर हैं उनके अगेंस्ट कानून ने क्या हरकत की है? फैसल वाडा को कानून से किस तरह बचाया गया? मैं दोबारा रिपीट करूं, मैं अपने लोगों को, अपने व्यूअर्स को बोर नहीं करना चाहता इस बात से कि उसको किस तरह बचाया गया। अली अमीन गंडापुर को कहा गया था कि कश्मीर छोड़ दे, आज़ाद कश्मीर से निकल जाए, आप उसको जहाज में बिठा के वहां पे लेकर गए। कानून की बात आप करते हैं, वो जो डस्का के अंदर इलेक्शन हुआ था, धुंध के अंदर वो जो 20 पोलिंग एजेंट्स गायब हो गए थे, उनके बारे में क्या बना? अद्वियात की कीमतें बढ़ने के ऊपर आपने सिर्फ ये किया कि उस बंदे को उठा के उस ओहदे से फारिग कर दिया, इसके अलावा आपने क्या किया? रेलवे के अंदर बैठ के अब तक पिछले 3 साल में जितने हादसा हुए, कोई एक एक्शन बताइए जो वजीर रेलवे के खिलाफ आपने लिया हो। रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट के अंदर सवाए ब्यूरोक्रेट्स को हटाने के इसके अलावा आपने क्या किया है? 7वां चेयरमैन FBR अभी लगा के हटे हैं आप, 3 साल के बाद आपकी ये परफॉर्मेंस है। 7वां चेयरमैन FBR अभी आप लगा के हटे हैं, ये है आपकी परफॉर्मेंस 3 साल के बाद। उसके बाद इन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जी एहसास प्रोग्राम में ये पहले 110 अरब का होता था, हम इसको 260 अरब तक लेके गए हैं। काबिल तारीफ है, बिल्कुल काबिल तारीफ है, मैं इस पे नहीं एतराज करना चाहता, लेकिन चंद फैक्चुअल चीजें आपके सामने रख दूं। पहली बात तो ये कि ज़हन में रखिएगा कि ये जो एहसास प्रोग्राम है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेसिस के ऊपर बना हुआ है। वो सारा डेटा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर मौजूद होता था उसकी बेसिस के ऊपर ये एहसास प्रोग्राम बना है। आपने क्या किया? आपने सबसे पहले बेनज़ीर का नाम वहां से निकालना था और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से जो है वो कम से कम बेनज़ीर को निकालना था, उसके ऊपर आपने छाप डाल दी एहसास की। और उसके बाद आप ये भी फरमा रहे थे कि जनाब दुनिया की एजेंसीज जो हैं उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ की है और वर्ल्ड के अंदर इसको कोविड के अंदर खास तौर पे नंबर 3 आपने कहा है। एक दफा किसी दिन बैठ के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम लेके शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा कर दीजिएगा कि अगर वो ये डेटा ना देते आपको, ये सारा सिस्टम इन्होंने ना बनाया होता तो आपका एहसास प्रोग्राम चल नहीं सकता था। लेकिन फिर भी आपने उसको 110 से 260 पे लेकर गए, काबिल तारीफ है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, और ये बात जब मैं करने लगा हूं तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर तरीन रहनुमा ने मुझसे गुफ्तगू करते हुए इसके बारे में बात कही है। वो क्या है? वो ये है कि हमारा कमाल ये नहीं है कि हम एहसास प्रोग्राम में कितने लोगों को जो है वो हम ये इस किस्म के लंगर खाने और इस किस्म के प्रोग्राम्स के अंदर लेके जा रहे हैं। कामयाबी हमारी ये है कि कितने लोगों को हम इस प्रोग्राम से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि लोगों को इस तरह खिलाते रहना और लोगों को इस तरह की पनाह देना, बेशक दें, मैं इसमें कतई तौर पे एतराज़ नहीं करता, लेकिन कमाल ये है कि कितनों को आपने अपने पैरों पे खड़ा करके बाहर निकाला और ये कहा कि अब आपको इस प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इतने खुद कफील हो चुके हैं, कामयाबी उसके ऊपर अकाउंट की जाएगी। अच्छा, फिर एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात उन्होंने की, अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे थे तो औरतों के हकूक़ के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी ये लोग जो हैं वो वेस्टर्न मीडिया बार बार कहता है कि जी ख़वातीन के हकूक़ जो हैं वो उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। आज तक कभी दुनिया के अंदर जो है वो बाहर से आके कभी किसी ने बताया कि ख़वातीन के हकूक़ क्या होंगे? मैं हैरान होता हूँ, मैं लिटरली हैरान होता हूँ इमरान खान साहब के आपकी इस सोच के ऊपर। कहीं आपने आज तक देखा है कि ख़वातीन को बीच में खड़ा करके उसको पत्थर मार के मार दिया जाए? इस किस्म का कानून आपने कभी पूरी दुनिया में देखा है? ये विजुअल्स जब अफगानिस्तान से निकलते थे तो उस वक्त लोगों का क्या हाल होता था? दुनिया इस वजह से डरी हुई है, दुनिया इस वजह से डरी हुई है कि अफगानिस्तान के अंदर उन औरतों के साथ ये सब कुछ ना हो, मत कोई नहीं आएगा,
हम भी जानते हैं, जारी बात है, इंटरनेशनल फोर्सेस के अपने अपने मकासद हैं, अपने अपने अज़ाइम हैं, वो नहीं आएंगे इन औरतों को बचाने के लिए, लेकिन कम से कम आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। कम से कम आप ही कह दीजिए कि जी वहां पे औरतों के हकूक का ख्याल रखा जाना चाहिए। इन्होंने एग्जाम्पल दी कि जी जहां भी औरतों ने हकूक हासिल किए हैं, खुद खड़े होकर किए हैं। बाबा खुद खड़े होकर तब किए हैं जब सामने बंदूक ना हो। जब सामने बंदूक लेके बंदा खड़ा हो तो उसके सामने हुकूक लेके किस तरह खड़े हों, जहां पे कानून नाफिज हो। उसके बाद उन्होंने औरतों के वोट की बेसिकली बात की कि जी ब्रिटेन के अंदर भी जो है वो औरतों ने अपने वोट का हक खुद हासिल किया था। औरतों ने वोट का हक हासिल किया था जब उन्हें प्रोटेस्ट करने की इजाजत थी, जब उनको सड़कों पर निकल के एहतजाज करने की इजाजत थी, जब उनके ऊपर यह एतराज नहीं होता था कि तूने कपड़े क्या पहने हुए हैं और क्या तू इतने बजे एहतजाज करने के लिए बाहर आई है। औरत को आपने ये राइट दिया हुआ था, तब जाके उसने अपने हकूक के लिए जंग लड़ी थी और तब अपने लिए वोट का हक हासिल किया था। यहां पे पहले वो इन सवालों के जवाब दे कि इस औरत ने कपड़े क्या पहने हुए थे, ये निकली कितने बजे है, इसका कैरेक्टर कैसा है, ये दिखती कैसी है, इसकी आंखें कैसी थी, इसने बोला क्या है। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने इस औरत की बात सुननी है कि ये नहीं सुननी। और उसके बाद आप अफगानिस्तान की बात करते हैं। आप सोच भी सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर ये कभी सूरत हाल होगी कि वहां पे औरतें जो है वो इसलिए अपने हकूक के लिए निकल सकेंगी? नहीं निकल सकती। आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूं। आगे चलें। उसके बाद उन्होंने फरमाया जी नैब ने जो है वो 519 अरब रुपए की रिकवरीज कर ली है। इससे पहले पता नहीं 200 कुछ था। हमारे दौरे हुकूमत में 3 साल में 519 अरब रुपए की रिकवरी हुई है। एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए, ये बताइए इस 519 अरब में से आपके बंदे कितने थे? आपके लोगों में से वो तमाम लोग जो आपकी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, आपके मिनिस्टर्स, आपके सारे एमएनए एमपीए, आपके लोगों से कितने की रिकवरी की है उसने? क्योंकि नैब के ऊपर तो बार बार यही इल्जाम लगता है कि ये बेसिकली ऑपोजिशन का पेच कसने के लिए एक इदारा कायम किया गया है। आपके बंदों के बारे में बताएं, आज 3 साल के बाद नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कितने पैसे रिकवर किए हैं? 0। आगे चलें। टूरिज्म के बारे में उसके बाद जी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि टूरिज्म के बगैर जो है वो हम अगर टूरिज्म के ऊपर तवज्जो दें, और हमने दी भी है, तो हम इस टूरिज्म के सेक्टर को प्रमोट करके जो है अपने मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। टूरिज्म की बात करते हैं आप। पीटीडीसी जो इस मुल्क में टूरिज्म की रीढ़ की हड्डी है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पे ये पीटीडीसी कायम किए गए जहां पे कोई टूरिस्ट जा नहीं सकता था, जहां पे चाय की प्याली नहीं मिलती थी, वहां पे 1970s के अंदर ये पीटीडीसी कायम किया गया था। और उसका मेन कभी भी मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं था। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि टूरिज्म जो है उसको प्रमोट किया जाए। आज ये सूरत हाल है कि पिछले 1.5 साल से वो पीटीडीसी बंद पड़ा है। 350 मुलाजिम उसके फारिग बैठे हुए हैं, होटल सारे बंद पड़े हुए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है जो नारान के अंदर पीटीडीसी की पड़ी हुई है। और उसको आपने सिर्फ ये कहा कि जी जुल्फी बुखारी साहब इसको बैठ के जो है वो ठीक करेंगे और इसको नए तरीके से हमने लॉन्च करना है। वो लॉन्चिंग अभी तक उसी तरह खुड्डे लाइन पड़ी हुई है। कौन जिम्मेदार है इस पिछले 1.5-2 साल से वो पीटीडीसी बंद होने का? कौन जवाब देगा इसका? टूरिज्म की बात करते हैं, आप जाके अपनी सड़कों का हाल तो देखें, जाके नारान की सड़कों का हाल देखें, नारान से लेके बाबूसर की तक के सड़कों का हाल देखें। आपकी सड़कों का बुरा हाल हुआ है। आप जाके जरा केकेएच की सूरत हाल तो देखें। जब आप एक प्रॉपर वहां पे सड़क नहीं बना सकते कि लोग वहां पे जा सकें, आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, मुझे एक सिस्टम बता दीजिए जो मिसाल के तौर पर बहुत से लोग नारान जाते हैं। आप जब मानसेरा से नारान की तरफ जाते हैं, उसके बाद अगर बीच में किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, वहां पे तो फोन्स भी आपके नहीं काम करते, तो उसके बाद वो क्या तरीकाकार है वहां पे उसकी सेफ्टी के लिए कौन आएगा? किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं है। टूरिज्म के ऊपर बात करनी होगी तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। आगे चलें। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें हम 28 प्लेसेस बेहतर हुए हैं। काबिल तारीफ बात है ये, बिल्कुल ये अच्छी बात है कि इस दौरे हुकूमत में अगर ये पहले से बेहतर हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो गया है, लोगों को रोजगार मुहैया हो रहा है, बिजनेस करना आसान हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है। ये सिलसिला आगे भी चलता रहना चाहिए। फिर उन्होंने फरमाया जी अफगानिस्तान के हवाले से जंग का, यह आखिर में फॉरेन पॉलिसी के बारे में उन्होंने बात की कि जी 2001 के अंदर ये फैसला किया गया था कि अमेरिका की जंग के अंदर हम दाखिल होंगे, और उसकी वजह से जो है वो आज देख लें कि जब अमेरिका वहाँ से गया है तो पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान की जो इनपुट है उसको उन्होंने क्रेडिट ही नहीं दिया, और दुनिया हमारे कुर्बानियों को तस्लीम नहीं कर रही, और ये बड़ा गलत फैसला था, सब कुछ था। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब आप ये सारी बातें करते हैं। आप अफगानिस्तान के बारे में कहते हैं जी अफगानिस्तान में सब कुछ, किसकी हुकूमत थी? किसकी हुकूमत थी अफगानिस्तान में जी जब सब कुछ हो रहा था? अमरीकी आए हुए थे। किसकी हुकूमत थी? आपको कुछ याद है? याद करें, गौर से याद करें, किसकी हुकूमत थी? कौन आया था? इस सारे ऑपरेशन के बाद 2002 से लेके आगे 2002 में किसकी हुकूमत आई थी? वो पार्टी का नाम बताएं। कौन बना था? सदर कौन बना था उस वक्त? वजीर आजम कौन था? पंजाब का वजीर आला कौन था? याद करें कौन था? हाँ,
उसका नाम है मुस्लिम काफ। मुस्लिम काफ PMLQ, वही PMLQ जो आपकी आज कोलिशन पार्टनर है। ये उसी की हुकूमत थी, ये उसी हुकूमत में ये फैसले हुए थे। खुर्शीद कसूरी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, भूल जाते हैं आप, मैं याद करा देता हूं। खुर्शीद कसूरी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं आज, याद करें गौर से। ये वही काफ लीग आज आपकी इत्तेहादी है। यही शेख रशीद अहमद साहब उस काबीना में शामिल थे। मुशर्रफ साहब की आधी काबीना आज आपके साथ में बैठी हुई है। कभी जाके उनसे सवाल कीजिएगा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आई कि तुम लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी जंग के हिस्सेदार बने? उनसे जाके पूछिएगा। यही एमक्यूएम जो आज आपकी इत्तेहादी है, ये वही एमक्यूएम उस वक्त भी हुकूमत में थी, याद करें गौर से। तो ये सब, और कराची के अंदर लोगों को किस तरह पकड़ पकड़ के लाया जाता था और किस तरह उनको हवाले किया जाता था, एमक्यूएम के पास क्या जिम्मेदारियां थी, याद करें उसको। पूछें, अपने काबीना के लोगों से पूछें, उसके बाद आके स्टेज के ऊपर ये तकरीर कीजिएगा कि जनाब पाकिस्तान ने बहुत गलत किया। पहले उन लोगों को कटहरे में लाके खड़ा करें जिस परवेज मुशर्रफ ने ये फैसला किया था। है आपके अंदर हिम्मत उसके खिलाफ एक्शन लेने की? इसलिए नहीं अगर ले सकते तो खुदारा इस तरह की बातें भी मत किया करें आके। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।